प्रिय दोस्तों, परियोजना के सीईओ एलेक्सी ओगनेव के साथ डीजी परिस्थिति तंत्र यहाँ है। ब्लॉकचेन लैब के प्रमुख और यूआफाई के सीईओ वरिस पवार हमारे साथ यहाँ है। यूआफाई, हाँ, तो हम आज ब्लॉकचेन लाइव पर है और हम पहले संभावित यूनिकॉर्न के सीईओ का साक्षात्कार कर रहे हैं। वैसे भी आप सभी इसे जानते हैं। वरिस हमारे भागीदारों को नमस्ते कहें और हमें बताएं ये मंच क्या है। डीजी परिस्थिति तंत्र के सभी भागीदारों को बधाई। हम आज ब्लॉकचेन लाइव फोरम में मौजूद है। ये CIS का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन फोरम है। आज हमारे पास एक स्टैंड है, मेरे पास एक VIP टिकट है, VIP लॉन्च तक पहुंच है, जहां विभिन्न परियोजना के बहुत सारे प्रमुख हैं और इस मंच पर आने का मुख्य उद्देश्य नई साझेदारियों को आकर्षित करना, संभावित निवेशकों, निधियां और उपयोगकर्ता की हितों को आकर्षित करना है। और कुछ हद तक ये साझेदारी कई बारे में अधिक है, अर्थात किसी प्रकार का व्यावसायिक सहयोग। कुछ परियोजनाएं सक्रिय रूप से हमारे पास आ रहे हैं। ब्लॉकचेन लाइव के लिए वीडियो बनाने वाले स्थानीय लोगों ने मेरा पहले ही साक्षात्कार कर लिया है। सिद्धांत रूप से मैं इस परियोजनाओं में काफी जीवंत रुचि दिखाता हूं, क्योंकि ये वास्तव में काफी जटिल परियोजना है। मूल रूप से यहाँ सब कुछ बहुत सरल है। कहाँ उपकरण बचाना, एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना, और हम थोड़ा अलग हैं और लोग स्पष्ट रूप से इसे नोटिस करते हैं और ये बड़ी दिलचस्प है। मैं पहले से ही लोगों को बहुत कुछ बता रहा हूँ, उन्हें अभी भी बता रहा हूँ, उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता रहा हूँ। हाँ, स्टैंड पर काफी उत्साह है। मुझे बताएं कि टीम की लक्ष्य क्या है। आप एक टीम लाए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आपने उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और आप क्या हासिल करने का प्रबंधन करते हैं। दरअसल एक लक्ष्य इन लोगों को लाइव देखना है, क्योंकि मैंने अपने कई टीम को पहली बार लाइव देखा है। क्योंकि हम दूर से काम करते हैं, हमारे पास फोन कॉल आदि होते हैं। यही है, ये पहले जगह में एक तरह की टीम बिल्डिंग होती है और दूसरे जगह निश्चित रूप से जब लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए टेक्निकल निर्देशक और डेवलपर्स काम करते हैं, तो उनके पास मेरे खड़े होने की तुलना में बहुत अधिक स्तर का विश्वास हो जाती है। और उन्हें बताऊं कि मेरे पास डेवलपर्स की 20 लोग हैं और आज कम से कम 5 से 6 डेवलपर यहाँ मौजूद है। वो घूम रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और टेक्निकल पक्ष से हमें कुछ और विस्तार से बता सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग सामने आते हैं जो विकास की दृष्टिकोण से इसमें रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए बातचीत कैसे संभव है। और क्योंकि हमें इस साल दिसंबर में पहला हैकाथन आयोजित करने का फैसला किया है और हम उन्हें इस संभावना के बारे में पहले ही बता रहे हैं कि हम हैकाथन की घोषणा करेंगे और वो दिसंबर में। उदाहरण के लिए कुछ एप्लीकेशन जो उनके पास पहले से हैं, ये खरोचे से भी विकसित हो सकता है हमारे प्रौद्योगिकी उपयोग से। अच्छा, हैकाथन के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। इस मंच के बारे में थोड़ा और बताइए। अपने लिए कई रुझान देखा होगा। यहाँ कुछ कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, मंच पर वक्ता होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आप कुछ ऐसे रुझान देखते हैं जो शायद अगले साल इतने सटीक नजर से हमारा इंतजार कर रहा है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ये आप डेफी के बारे में बहुत सही है। यानी अलग अलग खंड थे जहाँ वक्ताओं ने डेफी, विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन, ब्लॉकचेन पर भविष्य के विकेंद्रीकृत राज्यों आदि के बारे में बात करते थे। और 2 और रुझान है, NFT और गेमफाई कमाने के लिए खेल है, ब्लॉकचेन पर गेम, ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाले गेम वैसे भी, और NFT। और उसी हिसाब से मैं पहले भी कई शख्सियतों से बात कर चुका हूँ, विशेष रूप से CIS में पुरकास लैम्पस जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हमने कल उनसे बात की थी और वो भी हमारे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। हो सकता है कि NFT के संबंध में हमारे किसी प्रकार की साझेदारी या सहयोग हो। अब मैं उन NFT के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें हम एयरड्रॉप द्वारा वितरित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि कुछ दिलचस्प गेम मैकेनिक्स हो सके, ताकि ये इन और NFT को सौंपने की स्तर पर ही समाप्त ना हो जाए, ताकि इनका आगे उपयोग किया जा सके। यही है, शायद पहले से ही कुछ पार्टनर प्रोजेक्ट होंगे जो कुछ गेम बनाएंगे जहां इन NFT को लागू किया जाएगा और इस तरह हैकाथन की परिणाम स्वरूप हम इस तक पहुंच सकते हैं। मैं अब अपने भागीदारों के लिए भी कोशिश करूंगा। तो युवा द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है, ये खुला है और इन प्रवृत्तियों के लिए तैयार है जो आप यहाँ देख रहे हैं। क्या मैं इसे सही ढंग से समझता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे सभी गेम प्रोजेक्ट अलग अलग ब्लॉकचेन में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो पीछा कर रहे हैं। और हमारे पास ब्लॉकचेन के बीच NFT स्थानांतरण के लिए एक रोड मैप भी है। जानिए
यानी NFT के लिए एक क्रॉस चेन है। और एक समझ है कि अगर हम GameFi और NFT थीम के साथ एकत्रित करते हैं तो हमें वास्तव में एक क्रॉस चेन NFT मार्केट प्लेस की आवश्यकता होती है, जो हम शायद भी करेंगे, लेकिन अगले साल मेन नेट रिलीज के बाद। मेन नेट का मुख्य फोकस ब्लॉकचेन के बीच स्थिर सीखों का हस्तांतरण होगा। मुझे लगता है कि हम वहीं से शुरू करेंगे। ग्रेट, तो आइए थोड़ा और कुछ जान लेते हैं कि संदर्भ में हम दुनिया भर की भागीदारों द्वारा देखे जाने वाले हैं। कुछ युवा से परिचित है, कुछ नहीं है, इसलिए आप 2 दिनों से इस शो में हैं और 2 दिनों के लिए आप लोगों को युवा के बारे में नई बातें बता रहे हैं। आइए एक छोटी लेकिन संक्षिप्त परिभाषा देने की प्रयास करें। बस आप बोलिए। मैं हाल ही में एक कहानी लेकर आया हूँ। वहाँ एक सवाल था कि 7 साल के बच्चे को कैसे समझाया जा सके कि वो क्या है। तो अब क्रिप्टो करेंसी मोट तौर पर द्वीपों का एक महासागर है। प्रत्येक द्वीपों का एक ब्लॉकचेन है, एक अलग है, और उन द्वीपों पर निवासी है। ये निवासी व्यक्तिगत क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि स्थिर सिक्के, बिटकॉइन, इथर और इस तरह की। और वो काम पर जाते हैं और नौकरियां कर रहे हैं डेफी प्रोटोकॉल। उदाहरण के लिए एक विकेंद्रीकृत विनिमय यहाँ वाहन एक रन प्रोटोकॉल है। अब क्या कहानी है कि लोग एक आइलैंड पर आइसोलेशन में रहते हैं और सिर्फ उस आइलैंड पर काम करने जाते हैं। लेकिन एक समस्या ऐसे भी है कि वो जानते हैं कि पड़ोसी द्वीपों पर उनके रिश्तेदार हैं और पड़ोसी द्वीपों पर दिलचस्प नियोक्ता भी है, और वो वास्तव में जाना और यात्रा करना भी चाहेंगे। उदाहरण के लिए एक द्वीप पर रहना और दूसरे द्वीप पर काम करना चाहेंगे। और अब वास्तव में अगर रूपक जारी रहता है तो दूसरे द्वीपों का रास्ता समुद्री डाकू और शार्क और तूफानों में भरा है, और ये बहुत जटिल और खतरनाक भी है। ये जटिलताओं से भरी सड़क है। आप गलत द्वीप पर जा सकते हैं, मुझे लगता है आप खो सकते हैं या वापस नहीं आ सकते हैं। आप ज्यादातर खो सकते हैं। इस मामले में युवा एक परिवहन की भूमिका ग्रहण करता है। आप कह सकते हैं कि ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप की टेलीपोर्ट या किसी प्रकार का क्रूज लाइनर है जो उन्हें वहन और वापस ले जाता है। दूसरे शब्द में पैसा जो एक श्रृंखला में है, दूसरे श्रृंखला में या एक ही समय में कई जंजीरों में काम करने के लिए बनाया जा सकता है। हाँ, उन्हें वापस ट्रांसफर करें, और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये डेटा हो सकता है, जैसे कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर संदेश भेजा जा सके। वैसे मुझे लगता है कि ये सभी के लिए स्पष्ट परिभाषा से अधिक है। मेरे सुझाव है कि हर कोई इसे समझने के संदर्भ में इसे ठीक करें कि इस तरह की परियोजना कैसे काम करती है, वे किस लिए है और वे लोगों को कैसे लाभ पहुंचाते हैं। दुनिया को मेरे तस्वीर, मेरी बातें निश्चित रूप से स्पष्ट है। तो चलिए अभी थोड़ा और गहराई में जाएं। अल्फा परीक्षण 8 सितंबर को शुरू किया गया था, और संक्षेप में ये कैसा रहा और ये कितना सफल रहा। अच्छा, ये अभी भी चल रहा है और वास्तव में जल्द ही एक बहुत ही सक्रिय चरण होगा जब हम बिना सीमा के कार्यों को करने का अवसर देंगे। यानी अभी ब्लॉकचेन के कुछ निश्चित संयोजन है और हम लोगों को ब्लॉकचेन की किसी भी संयोजन को चुनने और बहुत सारे अंक एकत्रित करने की अनुमति देंगे। इसलिए हम वहाँ एक रेफरल प्रोग्राम चलाते हैं। मोट तौर पर जो लोग हमारे बारे में बड़ी दर्शकों को बता सकते हैं, वो उस पर अतिरिक्त अंक अर्जित कर सकते हैं। ये पहले से ही काम कर रहा है और अल्फा परीक्षण में हम पहले से ही 40,000 लोगों की निशान की करीब पहुंच रहे हैं, जिन्होंने हमारे टेलीग्राम बोट में पंजीकरण कराए हैं। जल्द ही एक बड़ा अपडेट होगा। हम कई नए मामले, नई ब्लॉकचेन जोड़ेंगे। अब हम पहले ही प्रोमोट खोल चुके हैं। दूसरे शब्द में एक बुनियादी तरीका है परियोजना की आईडीओ में शामिल होने के लिए ये न्यूनतम आवश्यक है, यानी सार्वजनिक बिक्री में भाग लेने की अनुमति दी जानी है, कार्य करने की आवश्यकता है, बुनियादी कार्य है और हमारे सभी सामाजिक नेटवर्क की सदस्यता लें। उसके बाद प्रोमोट खुल जाता है जहां आप कई और अंक हासिल कर सकते हैं और वास्तव में ये वही प्रभावित करेंगे। आपके पास जितना अधिक वजन होगा उतने अधिक अंक है, उतना ही अधिक
एयर ड्रॉप आप उन लोगों की सापेक्ष प्राप्त करेंगे जिनके पास कम अंक होगा। स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से ये प्रभावशाली लोग हैं जो सबसे अधिक कमाएंगे, लेकिन वास्तव में वो हैं जो नई लोगों को आकर्षित करा के परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ उचित है और हम लगातार नई भाषा चैट भी बना रहे हैं। हाल ही में हमने चीनी को जोड़ा है और मुझे लगता है कि तुर्की, बेशक इंडोनेशिया वहाँ एक बड़ी भाषा चैट है और हमारे पास वियतनामी भी है, इसलिए हम लगातार जोड़ रहे हैं, अनुवादों पर काम कर रहे हैं। हमने टेलीग्राम में बोर्ड में इन भाषाओं के अनुवाद जोड़े हैं। हम इन सभी भाषाओं में एप्लीकेशन, पूरी वेबसाइट और ऐप का अनुवाद करने पर काम कर रहे हैं। हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके जोड़ देंगे। अधिक संभावना है कि परीक्षण होगा शायद वर्ष की शुरुआत में। रिलायंस नेटवर्क का परीक्षण जब हमारे ब्लॉकचेन की इस संस्करण का विकेंद्रीकृत रिलीज होगा, उन लोगों के लिए एक अलग शॉर्ट टेस्ट होगा जो नोट्स लॉन्च करेंगे। तब तक हम डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का परीक्षण करना जारी रखेंगे। फिर से बड़े अपडेट के बाद लोगों को गैस रहित लेन देन का परीक्षण करने की योजना है। मोटे तौर पर ये ही योजना है। बढ़िया, अपने बातचीत की शुरुआत में हैकाथन का विषय उठाया था। मुझे लगता है कि ये कुछ प्लान है, तो शर्तानुसार इसे भी मार्च करें। ये किस तरह के स्पॉइलर है, डीजू के लोग सबसे पहले जानने वाले होंगे, जैसे कि वो हमेशा जानते हैं। सामान्य तौर पर एक हैकाथन की योजना बनाई जा रही है। जाहिर है ये एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यदि कुछ और है तो आप हमें बता सकते हैं, यदि नहीं तो हम प्रतीक्षा करेंगे। खैर, हम अभी संगठन पर काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है हम भागीदारों की तलाश कर रहे हैं। मेरा मतलब है हमारे पास पहले से ही कई भागीदार हैं। हम ऐसे संगठन को शामिल करने की योजना बना रहे हैं जो हैकाथन की आयोजन में पेशेवर रूप से शामिल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन हैकाथन आयोजित करने का अनुभव है और उनके पास पहले से ही डेवलपर्स का एक बड़ा समुदाय है जो पसंद करते हैं। उनके पास पहले से ही एक अनेक दर्शक है और ये बहुत आसान है उन्हें परियोजना के लिए आकर्षित करे। हैकाथन का उद्देश्य क्या होगा? हैकाथन का उद्देश्य उन परियोजनाओं के लिए है जो उभरने के लिए हमारे टेक्निक का उपयोग करते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से B2B है और B2C है। B2C डेक्स क्रॉस चेन है। हम अंतिम उपयोगकर्ता को क्या देते हैं? अपने स्थिर सिक्कों को ब्लॉकचेन से ब्लॉकचेन में स्थानांतरित करने के लिए, ये किसी अन्य श्रृंखला में कैसी अन्य टोकन के लिए स्थिर सिक्के का आदान प्रदान करने के लिए, इसे आसानी से करने के लिए, ईथर के साथ गैस के लिए भुगतान करने के लिए नहीं, बल्कि स्थिर सिक्के का साथ भुगतान करें और सबसे सुविधाजनक उपयोगकर्ता अनुभव संभव है B2C बाजार में। B2B एकीकरण समाधान के बारे में है। यही है, हम डेवलपर्स को ऐसे समाधान बनाने में सक्षम करते हैं जो हमारे नेटवर्क के माध्यम से ब्लॉकचेन के बीच डेटा स्थानांतरित करते हैं और हम इस पर भी हर कॉल के लिए पैसे कमाएंगे। हम प्रत्येक क्रॉस चेन कॉल के लिए तदनुसार शुल्क लेंगे। इसके अलावा हस्तांतरण के लिए, उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन के बीच कुछ परियोजनाओं की पूल टोकन और इस तरह, यानी काफी ऐसे मामले हैं जो बिल्कुल B2B है और इसके लिए हम सक्रिय रूप से, विशेष रूप से व्यवसाय विकास क्षेत्र का निर्माण करेंगे। हम अब भी टीम में शामिल होने के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं जो साझेदारी में काम करेंगे। विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट, विभिन्न डेफी प्रोजेक्ट और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जैसे साझेदारी जो महत्वहीन नहीं है। यही है कि ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र आप उन परियोजनाओं के लिए बीच निवेश के लिए बड़ी रकम आवंटित कर रहे हैं जो उनके ब्लॉकचेन की आधार पर कुछ कर रहे हैं और हम ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र से अतिरिक्त अनुदान आकर्षित करने के लिए इन साझेदारियों पर सक्रिय रूप से काम करेंगे। अर्थात संक्षेप में, हम काफी सार्वभौमिक समाधान बना रहे हैं और अंत प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है हम कई पारिस्थितिकी प्रणालियों में अनुदान प्राप्त करने पर काम करेंगे, यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो हम किसी से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हम संघर्ष में नहीं है। इसके विपरीत हमें सभी से मित्रता करनी चाहिए। यही दिशा है और
हकातन इस प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका है। ग्रेट यानी विकास तौर पर विभिन्न विकास टीमों के एकीकरण के माध्यम से पहले जगह में है। और हाँ, ये एक मार्केटिंग कहानी है बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे पास बड़ी परियोजना आते हैं, बेशक शुरू में ये किसी तरह का स्टार्टअप होगा, लेकिन स्टार्टअप जल्दी बढ़ते हैं और उनके समुदाय विकसित होंगे और हमारे बारे में जानेंगे। हम उन्हें अपने समुदाय की पेशकश भी करेंगे ताकि वो अधिक रुचि रखेंगे। और अंत में मुझे लगता है कि सब कुछ इस तथ्य की ओर ले जाएगा कि हम कुछ बड़े पहले से ही स्थापित खिलाड़ियों प्रोटोकॉल के साथ एकत्रित होंगे, जिनके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग होगा, और हम शायद उनके खर्च पर अपने दर्शकों का विस्तार करेंगे। ये मोटे तौर पर व्हाइट पेपर में वर्णित अवधारणा है। सहयोग विभिन्न टीमों की बीच बातचीत, विभिन्न ब्लॉकचेन और इस तरह। वास्तव में हम इसे व्यवहार में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक सफल परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कौशल है, पहला लिखने के लिए और दूसरा लागू करने के लिए। खैर, शायद मेन नेट के बारे में आखिरी 2 शब्द अगर हम कुछ कह सकते हैं, प्रारंभिक रूप से जितना संभव हो विशिष्ट होने के बिना। अभी इसका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं। हम पहली तिमाही में मेन नेट का लक्ष्य रखते हैं। अधिक विस्तार से मैं शायद ये भी नहीं कहूँगा। और युवा के बारे में सोशल मीडिया में अधिक जानकारी लें। और एक अंतिम बात, हो सकता है कि हमारे साथी द्वारा इस पूरे मामले के आधार पर कई इच्छा हो। आपके मन में जो कुछ है उसके आधार पर कुछ कामना करें और हम इसे एक दिन कहेंगे। खैर, एक भागीदार के रूप में मेरी इच्छा डेफी का अध्ययन करने की है, क्योंकि ये एक अद्भुत चीज है जो पहले से ही दुनिया को बदल रही है और इसे बदलना जारी रखेंगे। मैं अभी कुछ वैश्विक प्रक्रियाओं पर नजर रख रहा हूँ जो चल रहा है। वास्तव में अभी जो हो रहा है, ठीक है, ये मेरा निजी सोच है, मैं साझा करूंगा। मेरा मतलब है, प्रक्रिया चल रही थी और सबसे पहले एक्सचेंज ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई, बाइनेंस ने बाइनेंस स्मार्ट चेन बनाई, हावी ने हावी हेको चेन बनाई, और इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं। और उन्होंने पहले ही डेक्स का उदय देखा है। खैर, अनिवार्य रूप से ये एक केंद्रीकृत विनिमय की विकेंद्रीकृत पुनर्जन्म का एक तरीका है, यानी नियमन वगैरह से दूर एक तरह की धूसर क्षेत्र में जाना। और अगला चरण ये है कि बहुत बड़े संस्थान है। अब जानते हैं, उद्यम पूंजी बाजार में बड़े खिलाड़ी है, जैसे कि अल्मेडा रिसर्च, एंडरसन होरोविच। उनके पास अरबों डॉलर है जो वो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने को तैयार है। लेकिन आप किसी एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट जैसे कि डेफी प्रोटोकॉल के लिए इतना पैसा आवंटित नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने निम्नलिखित करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी प्रकार की ब्लॉकचेन का वित्त पोषण करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए अल्मेडा रिसर्च वेंचर फंड है, उनका अपना केंद्रीकृत एक्सचेंज फेटेक्स FTX है जो बाइनेंस के साथ नेतृत्व के लिए लड़ रहा है, और कई मोर्चों पर ये किसी तरह स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। और उनके पास सोलाना ब्लॉकचेन है जिसमें वो शुरुआती निवेशक थे, और उदाहरण के लिए वो सोलाना पर आधारित परियोजनाओं में बहुत सारा पैसा, सैकड़ों मिलियन डॉलर, लगभग अरबों डॉलर के बीच निवेश में डाल रहे हैं। और यही कहानी अब एंडरसन होरोविच के साथ हो रही है। हाल ही में उन्होंने नीर नाम की एक ब्लॉकचेन प्रस्तुत किया। इसे रूस भी विकसित कर रहा है। ये लोग 17 में इजेवक्स से सिलिकॉन वैली आए, एंडरसन होरोविच से 1 करोड़ 60 लाख का निवेश प्राप्त किए, और उन्होंने अपना ब्लॉकचेन विकसित करना शुरू कर दिए। और अब उनके पास पहले से ही इस ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल पर आधारित परियोजनाओं के लिए इस नीर पारिस्थितिकी तंत्र को आवंटित 800 मिलियन डॉलर का बेच धन है। और मेरा कहना है कि ये एक गंभीर घाटी है, क्योंकि उद्यम पूंजीपति अग्रणी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने फेसबुक में निवेश किए हैं। एंडरसन होरोविच ने स्काइप, एयरबीएनबी, ये सब जगह में निवेश किए हैं। तो आप जानते हैं, कहानी ये है कि ये हमें बताते हैं कि भविष्य बहुत जल्द आ रहा है, और हमें अब इन टेक्निकों को सिखाने और खुद को विसर्जित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, और इसे समझ पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। डेफी क्या है? आप किताब पढ़ सकते हैं, हाउ टू डेफी एडवांस। इस ट्रेन को पकड़ने के लिए जो तेजी से गति प्राप्त कर रही है, और कम से कम स्टेबल कॉइन, फार्मिंग या कुछ संपत्तियां में निवेश करना शुरू कर दें, क्योंकि ये संभावना है कि अगले 5 वर्षों में पुनर्मूल्यांकन होगा, और ये बहुत संभावना है कि 1 अरब उपयोगकर्ता क्रिप्टो करेंसीज में स्थानांतरित हो सकते हैं। और जो कुछ भी हमें अभी महंगा लग रहा है, वो अब से 5
साल बाद बहुत सस्ता लग सकता है। बात यह है कि 5 साल में कीमत काफी ज्यादा होगी। अभी ये है कीमतें, इसलिए सभी को मेरे मित्रवत सलाह है कि इसका लाभ उठाएं। अच्छी परियोजना पर सुध करें, निवेश करें, क्योंकि बिटकॉइन को पछाड़ना हमेशा संभव है। जैसे कि मैं अपने पाठ्यक्रम में कहता हूँ, आप अच्छे अल्टकॉइन में, अच्छे परियोजनाओं में, अच्छे टीमों में और अपसाइड बाजार में निवेश करें। ये अब तक बहुत असीम लगता है। नियामक स्तर पर सब कुछ चल रहा है। बड़े संस्थागत खिलाड़ियों की आंदोलन के साथ ये स्पष्ट है कि वॉल स्ट्रीट की लोगों के लिए ये पहले से ही दिलचस्प हो गया है और इस तरह कुछ हद तक लंबा जवाब है, लेकिन ये मूल्यवान है। दोस्तों, वास्तव में अध्ययन करें, जो अपने पढ़ा है उसे व्यवहार में लाएं और जैसे कि वरिस ने कहा, 5 वर्षों में मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही आप अपने ज्ञान का प्रभाव देखेंगे। इसे व्यवहार में लाने का इस साक्षात्कार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में इस इच्छा के लिए और इस जानकारी के लिए जो मुझे लगता है कि बहुत से जीवन बदल देगा। युवा की सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें, अल्फा टेस्टिंग से गुजारें। टीजू की सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पार्टनर तक फैलाएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्रिप्टो वर्ल्ड में मिलते हैं। До встречи в криптомире, как говорится.